तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट्सअप एवरीवन, आ गए वापस। एंड आज हम टॉपिक उठाने वाले हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एलएलपी एक्ट। थोड़ा छोटा सा चैप्टर है। मैं एक्सपेक्ट तो यही कर रहा हूँ कि इस लेक्चर में निपटा दूँ इस चैप्टर को, एंड लेट्स सी, वन शॉट में निपटाने की कोशिश करते हैं जल्दी से। तो शुरू करते हैं। एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को उसके लिए बना है, रेगुलेशन के लिए। और एलएलपी हमारी वो होती है जो हाइब्रिड है, एक कंपनी का और एक पार्टनरशिप का। बेसिकली दोनों के कुछ कुछ बेनिफिट्स, कुछ कुछ ऑब्लिगेशन मिला के एक एलएलपी बनती है। एलएलपी एक्ट 2008 हमारा सबसे पहले एक्ट था, और एलएलपी सबसे पहले इंडिया में 2009 से बननी शुरू हुई थी, क्योंकि तब वो बिल पास हुआ था प्रेसिडेंट के पास। 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी कि ये बिल पास हो चुका है, ठीक है। और एलएलपी एक्ट जो है हमारा होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 81 है एंड 4 शेड्यूल्स है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 81 एंड टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स 4। तो 4 शेड्यूल्स में हमें क्या बताया गया, अब इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो शेड्यूल है उसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताई है, पार्टनर्स की और एलएलपी की, दोनों के म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑब्लिगेशन सब कुछ बताया है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में है तो कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी बताया है, फर्म को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करें। थर्ड शेड्यूल में बताया प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करें, एंड फोर्थ शेड्यूल में बताया अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करें। बेसिकली लिस्टेड कंपनी हमारी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बाकी सब हो जाते हैं। बेसिकली एक पार्टनरशिप फॉर्म हमारी एक एलएलपी बन सकती है, प्राइवेट कंपनी हमारी एलएलपी बन सकती है, एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हमारी एलएलपी बन सकती है। ये चार। और सबसे पहले शेड्यूल में हम बात करते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी पार्टनर एज वेल एज एलएलपी। ठीक है, तो ये 4 शेड्यूल निपट गए। 81 सेक्शन जो है उसमें से कुछ ही सेक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि छोटा सा है, हाइब्रिड है ये दोनों, पार्टनरशिप और कंपनी का। एंड इसमें अगर बात करें एलएलपी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी, तो एलएलपी की इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ी थी क्योंकि ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस हमें चाहिए था। कोई ऑल्टरनेटिव निकालना था बिजनेस कॉर्पोरेट का। तो कॉर्पोरेट का एक ही होता था कि कॉर्पोरेट एक कंपनी होती थी, बट एलएलपी निकाली गई ताकि कुछ कुछ जो उनकी ड्यूटीज है वो कम हो जाए। जैसे कि आरओसी के साथ कुछ कुछ उनकी जो पेमेंट्स होती थी, उनके अगेंस्ट राइट्स होते थे, वो राइट्स थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं इसमें। एंड पार्टनरशिप का बेनिफिट मिल जाता है कि एग्रीमेंट अपने हिसाब से बनेगा, एंड ऑल वो एग्रीमेंट आरओसी को जरूर देना पड़ेगा, बट ये एग्रीमेंट खुद बनाया जाता है। तो दैट्स है कुछ कुछ ऑब्लिगेशन, जैसे वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बनाना नहीं पड़ेगा, वो सब झंझट से दूर रहती है एलएलपी। ठीक है। और इसमें बेनिफिट उठाया जाता है लिमिटेड लायबिलिटी का, सबसे बेस्ट पार्ट। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने की, सिमिलर एज पार्टनरशिप। और अराइव्ड एग्रीमेंट पे ही इसमें काम होता है, जो एलएलपी के पार्टनर्स होते हैं वही एग्रीमेंट बनाते हैं इसमें। मेनली ये सूटेबल होता है एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्राइजिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए, जो बेसिकली प्रोफेशनल्स हो गए, सीएस हो गए, सीएस हो गए। अब इन लोगों की लायबिलिटी लिमिट करने के लिए सबसे बड़ी होती है एलएलपी, वरना पार्टनरशिप तो है ही। बाकी कंपनी में थोड़ी ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, पेमेंट्स, आरओसी, कितना कुछ वो क्या बोलते हैं, एक वर्ड है बाद में बताऊंगा, बट यस, ड्यूटीज आ जाती है, ऑब्लिगेशंस आ जाती है आरओसी के लिए, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो। बाकी ये न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, बेनिफिट्स या लिमिटेड लायबिलिटी के देती है, लो कंप्लायंस कॉस्ट है। यस, कंप्लायंसेस कम हो जाती है, ये वर्ड था, कंप्लायंसेस कम हो जाती है टुवर्ड्स आरओसी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कई चीज़ें, बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो दैट्स वाई एलएलपी फॉर्म हुई। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल स्ट्रक्चर की वो सब तो रहती है, जिस बारे में हम बात कर चुके हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनर्स और एलएलपी दोनों अलग अलग है, जैसे कंपनी में होते हैं, इसलिए इसे कॉर्पोरेट भी कहा जाता है। बाकी एलएलपी लायबल होती है फुल एक्सटेंट अपने एसेट्स तक, बट लायबिलिटी पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। बाकी अगर इसमें बात करें तो वही बेनिफिट्स देती है लिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी के, बट फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप वाली रहती है। बाकी इस वजह से इसे हाइब्रिड बोला जाता है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर, ये सब चीजें इन्हें बोली जाती है। बाकी अगर इसमें डेफिनेशंस पे बात करें तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारी गिवन है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट में डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। सेक्शन 2 क्लॉज 20 हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का क्या कहता है कि अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज अ कॉर्पोरेट। A company incorporated outside India but does not include a corporate corporation soul.
A cooperative society, any other body corporate which the central government may by notification official gazette specify in this behalf. Basically अगर हम बात करें बॉडी कॉर्पोरेट क्या क्या है, तो एलएलपी इनकॉर्पोरेट इंडिया में, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और कोई भी ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्शंस जो जो सीजी डिफाइन करी है कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐसी कंपनी बता रखी है, दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बता रखी है जो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। एक कॉर्पोरेशन सोल जो होती है वो, और एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। तो कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी एलएलपी हो गई, कुछ भी हो गया, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट्स में आती है। ठीक है। बाकी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस तरह की एक्टिविटी होती है, ट्रेड, प्रोफेशनल सर्विस, ऑक्यूपेशन, एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। बेसिकली कुछ भी इलीगल काम है वो कोई भी बिजनेस नहीं होगा, कोई लीगल एक्टिविटी ही होगी। तो इसमें ट्रेड, प्रोफेशनल सर्विस एंड ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। ये हमारी बिजनेस की डेफिनेशन है। ठीक है। बाकी डेजिग्नेटेड पार्टनर इसके बारे में बाद में बात करते हैं, बट एंटिटी की अगर हम बात करें तो एंटिटी का मतलब ही होता है बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। और बाकी इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं जो एंटिटी के अंडर कवर होते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एंटिटी का मतलब अगर हम याद रखें तो एंटिटी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एज स्टेटेड हमारा वही होता है 1 अप्रैल 2006 टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है। बाकी एलएलपी के केस में एक एक्सेप्शन होती है। अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर, बेसिकली 1 अक्टूबर, मतलब 6 महीने पास करने के बाद अगर फॉर्म हुई है तो 2 साल की होनी, फर्स्ट ईयर जो होता है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर उसमें 2 साल मिलते हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूँ 30 सितंबर 2022 में अगर इनकॉर्पोरेट हुई, या फिर 1 अक्टूबर 2022 में अगर इनकॉर्पोरेट हुई, तो दैट मीन्स उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2024 तक चलेगा। बट आगे जाके वो सही हो जाएगा कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा, बाकी वो फिर नॉर्मल होता चलेगा। बट फर्स्ट ईयर में एक एक्सेप्शन आ जाती है, ये चीज़ का ख्याल रखना। बाकी फॉरेन एलएलपी वही होती है, एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है। बाकी एलएलपी एग्रीमेंट हमारा वही होता है जो रिटन एग्रीमेंट पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं, जिसमें म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज अपनी बताते हैं पार्टनर्स की, एलएलपी की, और जो आरओसी के पास सबमिट करना होता है वही सब चीज़ें उस पर आएंगे। बाकी पार्टनर मीन्स एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। बेसिकली जिनकी अपने म्यूचुअल राइट्स एग्रीमेंट्स वो सब होते हैं, जो एलएलपी के टुवर्ड्स उनका काम होता है, वो पार्टनर कहलाते जाते हैं। स्मॉल एलएलपी भी हमारा एक टॉपिक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल एलएलपी एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाता है एलएलपी से, एंड ये बहुत डेप्थ में। तो स्मॉल एलएलपी की अगर हम बात करें तो स्मॉल एलएलपी मीन्स एनी एलएलपी whose contribution, basically capital, whose contribution does not exceed 25 lakh, and CG may notify it to be 5 crores, not to exceed 5 crores। बेसिकली 25 लाख अभी की लिमिट है, बट 5 करोड़ तक ये लिमिट जा सकती है, एंड जिसका टर्नओवर एज पर प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी डज नॉट एक्सीड 40 lakhs, डज नॉट एक्सीड 40 lakhs, एंड मैक्सिमम लिमिट जिसकी स्पेसिफाई की जा सकती है वो है 50 करोड़। तो अगर हम बात करें 25 लाख की कंट्रीब्यूशन और 5 करोड़ तक की उसकी हाईएस्ट लिमिट हो सकती है। बाकी 40 लाख का पीएनएल अभी, लेकिन उसको 50 करोड़ तक का पीएनएल ले जा सकता है। 25 लाख, 5 करोड़, 40 लाख, 50 करोड़। ठीक है। बाकी और कोई रिक्वायरमेंट अगर कोई आगे जाके आ जाए तो वो चीज़ है, वो चीज़ तो आगे अगर आई तो आई। अभी के लिए बट यही चीज़ है कि कंट्रीब्यूशन 25 लाख और टर्नओवर 40 लाख होना चाहिए, बाकी वो लिमिट तो चेंज जब होगी तब होगी। ठीक है। बाकी इसमें सेक्शन नंबर 4 हमारा यही चीज़ कहता है कि एलएलपी में हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी प्रोविजन काम नहीं करेगा। एलएलपी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप। ठीक है। दोनों अलग अलग है। बाकी पार्टनर्स अगर डिफाइंड करें तो एनी सेक्शन 5 में हमारे पार्टनर्स डिफाइंड है। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी, हाउएवर एन इंडिविजुअल शेल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर इफ, आगे कुछ कंडीशंस है बट सबसे पहले ये याद रखें, एक एलएलपी के पार्टनर्स कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। बेसिकली ए लिमिटेड और बी, या मैं दक्ष हूँ और मेरी कोई दक्ष लिमिटेड कंपनी है, तो हम दोनों मिलकर पार्टनर्स बन सकते हैं कंपनी में। ठीक है। बाकी इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाती है, जैसे
कुछ लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते, जैसे कुछ लोग अगर अनसाउंड माइंड के हो जाए, जजमेंट आ जाए ऐसी, मतलब अगर कोर्ट जजमेंट आ जाए कि अनसाउंड माइंड है, या फिर आगे जाके अभी ये जजमेंट आनी बची है, तब भी अगर ऐसा केस है, बेसिकली अनसाउंड माइंड का डाउट भी है, तो इन दैट केस वो पार्टनर नहीं बन सकते एलएलपी में। उसने खुद अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी, या इंसॉल्वेंसी का उसका केस चल रहा है, इन दोनों केसेस में भी वो एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो, तो ऑब्वियसली आप कंट्रीब्यूशन एंड वो सब कैसे झेलोगे सर। ठीक है। अब अगर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की सेक्शन 6 में बात करें, सेक्शन 6 हमारा डिफाइन करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन एलएलपी, तो इसमें एलएलपी में 2 ही पार्टनर्स हो सकते हैं एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। बाकी इसमें एक चीज और गिवन है कि अगर कभी भी एलएलपी में पार्टनर्स 2 से कम हो जाए, तो उसमें 6 महीने तक जितनी ऑब्लिगेशन होगी वो एलएलपी की होगी, आफ्टर जब लिमिट 2 से कम कर दे। बेसिकली अगर मैं ऐसे बात करूं, ए और बी दो पार्टनर्स है एलएलपी में, एंड बी जो है उसने रेजिग्नेशन तो सही वर्ड नहीं, रिटायरमेंट ले ली, सपोज बी ने रिटायरमेंट ले ली। अगर बी रिटायर हो गया, दैट मीन्स ए इज द ओनली पार्टनर इन एन एलएलपी। तो एलएलपी में वो ओनली पार्टनर है, दैट मीन्स अब वो बेनिफिट्स तो उठाएगा एलएलपी के, बट उसकी ऑब्लिगेशंस में लिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो अगर वैसे देखें, तो इस वजह से एलएलपी एक्ट में ये प्रोविजन दे रखा है कि अगर 6 मंथ्स तक वो अकेला पार्टनर है उसमें, तब तक तो ऑब्लिगेशन एलएलपी की होगी, बट अगर 6 महीने के बाद भी वो अकेला पार्टनर है, दैट मीन्स वो ऑब्लिगेशन उसकी पर्सनल होनी शुरू हो जाएगी, बेसिकली अनलिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो भी उसके खर्चे वर्चे होंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी के होंगे 6 महीने का पीरियड के बाद। ठीक है। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर पे आ जाते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर हमारा डिफाइंड है सेक्शन 7 में। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो लोग हैं जो इंडिविजुअल्स है, सॉरी, एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर वो है जो इंडिविजुअल्स है, और उनमें से एटलीस्ट एक जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है। बाकी अगर कोई बॉडी को अगर ये दोनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बॉडी कोऑपरेट है, तो दोनों इंडिविजुअल के एटलीस्ट जो भी नॉमिनीज है, उनमें एटलीस्ट इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है, उनके नॉमिनी जो है। ठीक है। बाकी इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिफाइन ऐसे किया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन से ज्यादा है, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है। बाकी एलएलपी की कुछ वो बताया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताए हैं। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनर्स है, परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन बताया कि डेथ इंसैनिटी रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी उसकी एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करेगी, प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, उसके बेनिफिट्स उठाएगी, ये सब चीज़ें। सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनर्स और एलएलपी अलग अलग है, बिल्कुल ऑब्लिगेशन अलग, राइट्स अलग, सब कुछ अलग। म्यूचुअल एजेंसी है, पार्टनर्स एलएलपी टुवर्ड्स म्यूचुअल एजेंसी रखेंगे, पार्टनर टू पार्टनर कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर टू पार्टनर म्यूचुअल एजेंसी होती थी, बट एलएलपी में हमारी म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी एंड पार्टनर्स की है। पार्टनर टू पार्टनर कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी इज लिमिटेड। बाकी एलएलपी अग्रीमेंट हमारा रिटर्न होता है, और वो भी अगर इन द एब्सेंस ऑफ एलएलपी अग्रीमेंट है, तो उसमें ड्यूटीज और राइट्स जो हमारे प्रोविजंस में गिवन होते हैं एलएलपी एक्ट के, वो माने जाते हैं। तो यही सब चीज़ है इसकी। बाकी अगर इससे आगे हैं तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है एलएलपी, उसको ना आप जेल भेज सकते हो, ना वो ओथ ले सकते हैं, ना कि वो डिवोर्स ले सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, प्रोफेशन लाइक सीए, मेडिसिन, लॉयर, ये सब। ठीक है। बाकी एलएलपी की कॉमन सील हो सकती है, कॉमन सील में अगर कॉमन सील कोई रिस्पॉन्सिबल लोगों के पास होनी चाहिए, और अगर मैंडेट वैसे वो मैंडेटरी तो नहीं है, बट वो हमेशा तभी लगाई जाएगी जब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर एटलीस्ट होंगे, मतलब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर का साथ होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ सिग्नेचर्स, या फिर सिग्नेचर के कॉमन सील के अफिक्स होने के टाइम पे। लिमिटेड लायबिलिटी है, मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट हमेशा अलग होगी से मेंबर पार्टनर से, बट इस केस में ऐसा होता है, द पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। डेजिग्नेटेड पार्टनर लीगल कंप्लायंसेस देखेंगे, पार्टनर्स बिजनेस देखेंगे। पार्टनर्स का काम डायरेक्टली लिंक्ड है बिजनेस से, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डायरेक्टली काम लिंक्ड है लीगल ऑब्लिगेशन से, लीगल कॉम्प्लायंसेस से। ठीक है। बाकी मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की बात करें, तो एलएलपी में तो एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिसमें एक एटलीस्ट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और मैक्सिमम लिमिट कोई है ही नहीं उनकी। बाकी इसमें कंपनी की तरह
और पार्टनरशिप मतलब बेसिकली पार्टनरशिप में तो चलो प्रॉफिट अर्न का मोटिव होता था, बट कंपनी में हमारी एक कंपनी होती थी सेक्शन 8 कंपनी, जिसका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता था, बट एलएलपी का मोटिव ही सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। एलएलपी बनाइए दैट मीन्स यू आर अर्निंग प्रॉफिट, अगर नहीं कर रहे तो दैट मीन्स एलएलपी फिर है ही नहीं वो। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है इन्वेस्टिगेट करने की, कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट में अगर अगर ऐसा होता है या कुछ भी दिक्कत आती है तो मर्जर अमेलगमेशन में काम हो सकता है। अगर कुछ भी इन्होंने कंप्लायंस पूरी नहीं की एग्रीमेंट, अगर इनके कुछ भी वॉइड रहे या कुछ भी हो तो मर्जर हो सकता है, अमेलगमेशन हो सकता है दूसरी एलएलपी के साथ एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी, ये आरओसी कराएगी, डिपेंडिंग कि वो किसको आगे ड्यूटी दे। बट अगर हम आंसर लिखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो मर्जर या फिर एमलगमेशन करा सकती है दूसरी एलएलपी के साथ एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ अग्रीमेंट या फिर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। बाकी एलएलपी कन्वर्जन में बता ही चुका हूँ, एक पार्टनरशिप फर्म हो गई, प्राइवेट हो गई, पब्लिक हो गई, ये तीन तरह की चीज बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड फर्म है जो कन्वर्ट हो सकती है एक एलएलपी में। बाकी डॉक्यूमेंट ई फाइल होते हैं, वही डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वही सब होते हैं, रूल सब कुछ वही सब डिलीवर करने के, यही सब चीज़ें। बाकी फॉरेन एलएलपी में बताई थी जिनका बिजनेस इंडिया में हो एंड वो इनकॉर्पोरेट बाहर भी। बाकी इनकॉर्पोरेशन पे अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी हमारा मेन टॉपिक है इसमें कि इनकॉर्पोरेट कैसे होती है एलएलपी। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि एलएलपी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर द इनकॉर्पोरेशन। तो एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग लॉफुल बिजनेस रन करने की सोचना चाहिए विद द व्यू ऑफ प्रॉफिट, और वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम साइन करेंगे। बेसिकली इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनता है एक, जिसमें जो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट वो लोग अपना अपना नाम साइन करेंगे इस पर। बाकी इसको उसी मैनर में और उस उतनी फीस में उसी मैनर में लिखा जाएगा, उतनी ही फीस जमा होगी एज पर दी रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता था वही बताएंगी कि किस मैनर में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनेगा, किस मैनर में फीस पे होगी, कितनी फीस पे होगी। बाकी एलएलपी का जहाँ भी ऑफिस सिचुएटेड होगा ऑब्वियसली वही आरओसी होगा। बाकी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट फाइल होगी जिसमें स्टेटमेंट एक सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट देगा, जो भी फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी में। बेसिकली एलएलपी फॉर्म कोई प्रोफेशनल करेगा, तो ये प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल एक स्टेटमेंट देगा। जो प्रोफेशनल बेसिकली एक सीएस हो गया, एडवोकेट हो गया, सीए हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, ये लोग जनरली फॉर्म करवाते हैं एलएलपी। तो इनमें से कोई भी एक अपना नाम साइन करेगा उस कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट that all the requirements of this act and the rules made thereunder have been complied with। बेसिकली सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे जो भी एक्ट के प्रोविजंस है उन सबको नजरअंदाज नहीं किया गया है, सारे एक्ट्स की फुलफिलमेंट की गई है एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइलिंग दिस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। और वो अपने स्टेटमेंट के साथ साथ अपना नाम देगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, क्योंकि अगर आगे जाके कुछ भी दिक्कत आई तो एटलीस्ट उस बंदे को पकड़ा जा सके जिसने फॉर्मेशन करवाई थी एलएलपी की। बाकी जनरली इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में यही सब चीज़ें दी जाती है कि नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटी क्या होगी आपकी, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑफिस कहाँ होगा आपका, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु आर टू बी पार्टनर, पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस। बाकी कुछ भी चीज़ एलएलपी की जो भी उन्हें अपनी मर्जी से लिखनी हो वो सब चीज़ें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आ जाती है। बाकी स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट में अगर गलती से भी गलती निकली, मतलब अगर उन्हें स्टेटमेंट में अगर गलती निकलती है या फिर वो मानते नहीं है कि ऐसी गलती है, तो इस केस में 2 साल की जेल हो सकती है और फाइन लग सकते हैं 10,000 रुपये तक। 10,000 से 5 लाख रुपए तक लगेंगे प्रिसाइसली बोलो तो। 2 साल की जेल है एंड फाइन है 10,000 से 5 लाख रुपए तक, अगर ऐसा कुछ भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में गलत लिखा जाता है तो। वापस अगर बात करें तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमारा वो डॉक्यूमेंट है जो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनाया जाता है और आरओसी को फाइल किया जाता है इन अ लॉफुल मैनर, जो कि सब कुछ आरओसी ही डिटरमाइन करता है कि क्या कितना क्या जो भी फॉर्मेट वो सब होता है। बाकी एक सीए में और क्या कहते हैं एडवोकेट हो गया, वही जनरली ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, और उन्हें एक अपनी स्टेटमेंट देनी होती है कि सारे के सारे रूल, सारे के सारी जो भी उनकी
प्रोविजंस है उन सब की फुलफिलमेंट के साथ ही इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनता है। बाकी उसमें नाम, बिजनेस एक्टिविटी, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, सारे रूल सब कुछ उसमें लिखे जाते हैं। बाकी नजरअंदाज करने पे 2 साल की जेल, 10 लाख से 5 लाख रुपए तक फाइन, यही है इसमें। बाकी इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट को विदहोल्ड करने का टाइम भी होता है, बट अगर कंप्लाई अगर आपने सही से की है तो 14 दिन के पीरियड आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आ जाता है। अगर आपने कुछ भी गलती की है तो वो डॉक्यूमेंट होल्ड कर देंगे, बट अगर गलतियां नहीं है एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सही है, 14 दिन के अंदर जनरली इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है और एलएलपी के नाम का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और बाकी ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है, इतना नहीं है। बाकी ये एक सर्टिफिकेट हमारा कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। कॉन्क्लूसिव एविडेंस मतलब सबसे जो अंत का नोट एविडेंस है बेसिकली। अगर कोई भी प्रॉफिट अर्निंग है, लिमिटेड लायबिलिटी है, वो सब तो प्राइमा फेसी एविडेंस होते हैं, बट ये होते हैं कॉन्क्लूसिव एविडेंस की अगर एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है दैट मीन्स, और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसे हम बोलते हैं वो है अगर आपके पास, दैट मीन्स एलएलपी सही में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। बाकी ऑफिस की अगर हम बात करें तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन नोटिस आते हैं, एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर को डॉक्यूमेंट सर्व किए जाते हैं। बाकी वो ये सब चीज़ें। और अगर हम बात करें कोई भी अगर चेंज आना होता है इनमें तो वो चेंज आरओसी को फाइल करके दे सकते हैं। वो अपने हिसाब से कंप्लायंसेस जो होंगे वो फुलफिल करेंगे। नोटिस देना होता है चेंज करने का और वो फॉर्म और मैनर वही सब वो बताता है आरओसी, उस मैनर में चेंज आने की। बाकी अगर इसमें कुछ भी अगर झोल झाल होता है या फिर कंप्लायंसेस अगर कॉन्ट्रीवीन करी जाती है तो लायबिलिटी होती है 500 रुपये पे करने की फॉर ईच डे डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस। बेसिकली अगर एक एक दिन की लायबिलिटी बनती जाती है कि इतने इतने दिन का 500 रुपये जुड़ता जाएगा आपकी पर डे लायबिलिटी की आपने कंप्लायंस पूरी क्यों नहीं की, ऑफिस चेंज किया तो आरओसी को क्यों नहीं बताया। आगे मैक्सिमम ये 50,000 रुपये तक जाता है, 50,000 रुपये फॉर एवरी एलएलपी एंड एवरी पार्ट, फॉर दी एलएलपी एंड एवरी पार्टनर अगर मैं बोलूँ। बाकी रजिस्ट्रेशन के बाद के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो भी बात कर लेते हैं। इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो पावर रखते हैं सीयू करने की एंड पावर रखते हैं सीयू होने की, एलएलपी की। बाकी दूसरे पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के एक्ट्स में एलएलपी फंसती है वही चीज़ है। और कॉमन सील होती है, कॉमन सील रख सकते हैं अगर उन्हें अपनी रखनी है मर्जी से। बाकी वही टैंजिबल इंटैंजिबल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करने की पावर रखते हैं, उसको बनाने की, डेवलप करने की, डिस्पोज ऑफ करने की, उसे एंजॉय करने की, बहुत चीज़ है मतलब अपनी मर्जी से जो भी है। बाकी अगर हम एलएलपी की बात करें तो हर एक पार्टनरशिप एलएलपी जो है उसके नाम के एंड में एलएलपी होना चाहिए। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है उसमें लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लिखते हैं सिर्फ। तो एलएलपी में हम एंड में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखते हैं या तो या फिर एलएलपी लिखते हैं उसके end में। बाकी ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए एलएलपी का जो अनडिजायरेबल हो सीजी के उसमें सीजी के हित में अगर अनडिजायरेबल है कोई भी तो वो हमारी नाम नहीं हो सकता एलएलपी का। और आइडेंटिकल हो दूसरी किसी एलएलपी या कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। बेसिकली किसी और के अगर नाम के उसमें रखा है आपने कि सिमिलर नाम हो जाए कंपनी का, एलएलपी का या किसी ट्रेडमार्क का, तो वो नाम आप अपना एलएलपी का नहीं रख सकते। और अनडिजायरेबल नाम तो ऑब्वियसली कि कुछ भी उल्टा सीधा नाम लिख तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। रिजर्वेशन ऑफ नेम इसमें यही होता है कि नाम देना होता है आरओसी को अपना, नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी और नेम ऑफ प्रपोज्ड नेम टू विच एलएलपी प्रपोजेस टू एक्सचेंज। मतलब बेसिकली दो केस होते हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम में कि नाम पहली बार रख रहे, नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं। बाकी 3 महीने के अंदर जनरली नाम रिजर्व जब करते हैं 3 महीने के अंदर अंदर वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। 14 दिन में वैसे मिल जाता है, 3 महीने में अगर आप नाम चेंज कर रहे हो या नाम अपना रिजर्व करवा रहे हो उसमें आ जाता है 3 महीने, क्योंकि उनकी भी अपनी जांच पड़ताल चलती है कि नाम ये डिजायरेबल है ठीक है वो सब चीजें। बाकी अगर इन केस अगर ये किसी और एलएलपी या कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से अगर क्या कहते हैं आइडेंटिकल हो तो कंपनी को 3 महीने का टाइम मिलता है उसे चेंज करने का। और अगर इन केस आगे जाके पता लगता है, सपोज एलएलपी फॉर्म हो गए उस नाम के साथ एंड आगे जाके ट्रेडमार्क को या ट्रेडमार्क जो होल्ड करता है वो इंसान है या कोई कंपनी है जिसका नाम आइडेंटिकल था, वो आके केस ठोक दे इन पे कि आपकी एलएलपी का नाम तो मेरे से मिलता है जबकि मैं तो बहुत पहले इनकॉर्पोरेट हो चुका था। तो इन दैट केस कंप्लेंट पीरियड जो है वो सिर्फ 3 साल का है। अगर वो कंपनी 3 साल के अंदर कंप्लेंट कर दे कि एलएलपी का नाम तो मेरे से मिला है तो वो कंप्लेंट मानी जाएगी एंड नाम चेंज करना पड़ेगा एलएलपी को। बट
अगर वो 3 साल के अंडर अंडर 3 साल के बाद है तो एलएलपी और एलएलपी के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है नाम चेंज करने की भी, और कंपनी के पास कोई राइट्स नहीं है उनको कंप्लेंट फाइल करने के। ठीक है। बाकी अगर एलएलपी अपना नाम चेंज करे तो 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जब वो नाम अपना बता दे रजिस्ट्रार को, उसके 15 दिन के अंदर अंदर उनका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है और उनका नाम चेंज हो जाता है। बट अगर वो नाम चेंज नहीं करते हैं, वो 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने का पीरियड है, 3 महीने के अंदर अंदर, तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उनका नाम लिख देती है। बेसिकली पूछेगी भी नहीं आपसे कि क्या नाम रखना है, वो खुद नाम लिख देगी। ठीक, वो एलएलपी का। बाद में हाँ उनके पास कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं होता कि वो नाम चेंज कर सकते, वो चाहे तो बाद में भी नाम चेंज कर सकती है। तो अगर सीधी सीधी बात करें, एक एलएलपी है, एलएलपी का 3 महीने का टाइम होता है। हाँ, रजिस्ट्रार को 3 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसमें वो नाम आपका रिजर्व करके रख दे कि ये नाम आप ही का है। ठीक है। बाकी अगर वो नाम ठीक है तो ऑब्वियसली आपका हो गया। आगे जाके अगर 3 साल के अंडर कोई भी कंप्लेंट फाइल हुई तो 3 महीने का पीरियड बनता है नाम चेंज करने का। अगर 3 साल के अंडर हुई है तो ही, अगर 3 साल के बाद हुई है कोई नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आप नाम चेंज नहीं करते तो आपकी कोई सी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आपका कोई नाम रख देगी। अगर आप नाम अपना चेंज खुद कर दे तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी आगे जाके आप कभी भी नाम चेंज कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी ऑब्लिगेशन होती नहीं है। छोटा सा चैप्टर था, खत्म भी हो गया। बट अगर मोटा मोटा बात करें तो चैप्टर खत्म हो चुका है, ये वन शॉट में था। अराउंड 27 मिनट्स में चैप्टर खत्म हो चुका है। अटेम्प्ट पास आ रहा है, 1 सितंबर लग गई, पास आ रहे, तैयारी करना शुरू कर। चल, मिलते हैं। बाय बाय।